आज हम लॉज ऑफ मोशन का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, लॉज ऑफ मोशन। इसमें हम लोग आज स्टडी करेंगे कनेक्टेड मोशन। तो कनेक्टेड मोशन के कौन कौन से एग्जाम्पल है आज आपको समझना है। इसमें सबसे ज्यादा पूछने आने वाला एग्जाम्पल आता है पुली वाला केस। तो किस तरह के केसेस होते हैं वो हमको समझना है। कनेक्टेड का मतलब दो बॉडी होगी, तीन बॉडी होगी, चार बॉडी होगी, वो आपस में एक स्ट्रिंग के द्वारा कनेक्ट हो सकती है। तो जब एक बॉडी मोशन में आएगी तो उस स्ट्रिंग से जितनी भी बॉडी कनेक्टेड है सब चलेंगी, और हर बॉडी के अंदर क्या होगा, एक एक्सप्रेशन डेवलप होगा, और वो एक्सप्रेशन हमको पूछा जाता है कि आप एक्सप्रेशन निकालिए इस सिस्टम का, और इस सिस्टम में 2 मेंबर का, 3 मेंबर का, 4 मेंबर का। दिस इज कनेक्टेड मोशन। अच्छा, जब दो बॉडीज को आपने एक स्ट्रिंग के द्वारा कनेक्ट किया हुआ है तो इस बॉडी का एक बॉडी के साथ एक कनेक्शन हो गया, दिस इज कनेक्टेड मोशन। अब जब एक बॉडी मोशन में आएगी, इधर ध्यान दीजिए, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि एक बॉडी दूसरी बॉडी के साथ कनेक्ट है एक स्ट्रिंग के द्वारा, और इस बॉडी को हमने चलाया तो ये बॉडी भी इसी स्ट्रिंग से कनेक्ट है, और जो इस बॉडी से जुड़ी हुई है तो ये बॉडी को भी चलना पड़ता है। तो एक सिस्टम बन गया। ओके, अब इस सिस्टम के पास एक्सेलरेशन है, वो उनको निकालना होता है। दूसरी चीज हमसे ये पूछी जा सकती है कि जब स्ट्रिंग चलेगी, मतलब इस कनेक्टेड मोशन में मोशन आएगा दोनों बॉडी के बीच में, तो स्प्रिंग में एक टेंशन डेवलप हो जाता है। क्या डेवलप हो जाता है? टेंशन। ओके, तो उस टेंशन की वैल्यू क्या होगी? तो नई बात, तो ये कनेक्टेड मोशन में हमसे दो चीज ज्यादातर पूछी जाएंगी। एक तो स्प्रिंग का टेंशन बता दीजिए, और उस सिस्टम में मोशन है तो उसका एक्सेलरेशन बता दीजिए। तो देखिए जरा, पहले मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ किस तरह से ये ग्रुप है, ठीक है। इस ग्रुप से यहां पर एक पुली कनेक्टेड है, पुली चक्की जैसे बोलती है जी, ये पुली कनेक्टेड है यहां पर। अब इस पुली से हमने एक वेट लटका के रखा हुआ है, इसका कुछ मास हो सकता है, ले करते हैं इसका मास है मान लीजिए 6 kg। कितना केजी मास होगा? 6 kg। अब इस स्प्रिंग से होते हुए इसके दूसरे सिरे पर हम लोगों ने एक पुली का अरेंजमेंट और किया हुआ है, और इस पुली से भी हमने कुछ वेट लटका के रखा हुआ है। इस वेट का मास है मान लीजिए 3 kg या मान लीजिए 5 kg, और इसका मास है 3 kg, ठीक है। तो ये एक सिस्टम बन गया जिसमें दो पुली है और वो स्ट्रिंग द्वारा कनेक्टेड है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? कनेक्टेड मोशन। यहाँ पर भी कनेक्टेड शब्द आएगा, कनेक्ट होगी आपस में, तो वो कनेक्टेड मोशन का एग्जाम्पल कहलाएगा, ठीक है। ओके, अब जरा ध्यान दीजिए, ये वाला सिस्टम देखिए, इस सिस्टम में एक स्ट्रिंग है और 2 मेंबर है, जिसमें से एक मेंबर की बॉडी का मास 3 kg है और दूसरे का मास कितना है? मतलब 5 kg। अब आप मुझे बताइए 3 kg बड़ा होता है या 5 kg? 5 kg बड़ा होता है, तो ये स्ट्रिंग का इसका वेट ज्यादा है तो ये नीचे जाएगा, ये बॉडी का जाएगी बेटा ऊपर जाएगी। कितनी एक्सेलरेशन थी? वो एक्सेलरेशन मैंने आपको बताया 1। तो आपने अभी बताया कि जब ये वेट ज्यादा है, ये वेट कम है, तो ये वाला मास ये एक्सेलरेशन से कहा जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब इधर देखिए, अब इस स्ट्रिंग से ये पुली कनेक्टेड है, 5 + 3 कितना हुआ? 8, और ये कितना है? 6। कौन बड़ा है? ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, तो ये पूरा सिस्टम कहा जा रहा है नीचे। किस एक्सेलरेशन से? एयर। हाँ जी, इधर ध्यान दीजिए, तो मैंने अब आपसे क्वेश्चन किया कि 3 kg का वेट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, ठीक है। जब हम इस पूरे सिस्टम की बात करते हैं तो उसके मुताबिक ये नीचे जा रहा है, और जब हम इस सिस्टम की बात करते हैं तो उसके मुताबिक कितना जा रहा है? ऊपर जा रहा है। तो इस तरह से हमको कंफ्यूजन हो सकती है और हमसे एक ही वैल्यू निकालने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस सिचुएशन में हम एक ही वैल्यू को कैसे निकालेंगे, वही टेक्निक हमको सीखना है, ठीक है ना। ओके, चलिए और समझिए जरा,
इसमें एक चीज और होगी, ये स्ट्रिंग इस बेट से जुड़ी हुई है और इसका दूसरा एंड इस लोकेशन पर जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों बेट आपस में कनेक्टेड है, तो ये कनेक्टेड मोशन का एग्जांपल हुआ। अब दूसरी चीज, जब ये स्ट्रिंग कनेक्ट रहती है तो ये स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग को ये बेट नीचे की तरफ खींच रहा है, तो बेट जब रस्सी को नीचे की तरफ खींचेगा तो रस्सी में क्या डेवलप हो जाएगा, टेंशन। अब वो जो टेंशन होता है उस टेंशन की डायरेक्शन इस स्ट्रिंग पर मान लो ऊपर की तरफ है। अब इस बेट के कारण ये टेंशन नीचे की तरफ खींच रही है, पुलिस को ऊपर की तरफ खींच रही है, तो यहाँ पर टेंशन की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, यहाँ पर इधर की तरफ है, यहाँ ऊपर तरफ है, यहाँ इधर उधर। तो इस तरह से आप देखोगे इसमें टेंशन का फोर्स, तो आपको 10 फुट निकल जाएंगे और हमको एक ही चीज चाहिए, तो आप कैसे निकालोगे? ठीक है, तो अब दो ही चीजें होती है, दो ही टारगेट होते हैं कनेक्टिव मोशन निकालने के, एक तो आपको टेंशन निकालना है, दूसरा क्या निकालना है, सिस्टम का एक्सीलरेशन निकालना है। ठीक है भाई, ओके। तो इन दोनों चीजों को कैसे निकाला जाएगा उसके लिए हम एक यहाँ पर एक मेथड सीखेंगे जिसको हम बोलेंगे फ्री बॉडी डायग्राम। क्या बोलेंगे बेटा? फ्री बॉडी डायग्राम। तो देखिए फ्री बॉडी डायग्राम क्या होती है। हाँ जी, इधर ध्यान दीजिए। फ्री बॉडी डायग्राम एक ऐसा मेथड है जिससे इतना भी कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल अगर एग्जाम में हमारे सामने आता है उसको भी आप बड़ी आसानी से बना पाओगे। तो एक बार आपको समझ लेना है, उसके बाद कभी भी आपको तकलीफ नहीं होगी कि कैसे करना है। ठीक है भाई, तो फ्री बॉडी डायग्राम में हम करेंगे क्या, फ्री का मतलब क्या होता है, बॉडी को फ्री कर देगा। अब इतना बड़ा सिस्टम हमको दिखता है और इस सिस्टम में से हम अपनी कैलकुलेशन करने के लिए अपनी चॉइस के मुताबिक किसी बॉडी को उठाकर एक गोला लगा देंगे और गोला लगा के हम यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हैं, या हम ये सोच सकते हैं कि इसको हमने यहाँ पे सेपरेट कर दिया, तो हम इस डायग्राम को यहाँ बनाएंगे। ये डायग्राम हमने यहाँ बनाया और यहाँ इस डायग्राम को हमने याद रखना, इस डायग्राम को हमने इस बड़े सिस्टम में से अलग कर दिया, फ्री कर दिया। तो अब हम इसका क्या बना रहे हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। अब इस डायग्राम को जब हमने फ्री किया है तो इसकी जितनी भी क्वांटिटी है वो हमको यहाँ लिख देनी है। अच्छा, इसका मास हमको पता है, तो हमने आपको बताया 6 kg इसका मास। ठीक है, ओके। टेंशन का फोर्स क्या होता है थोड़ी देर में उसको डिस्कस करूंगा। फिलहाल मान लीजिए टेंशन इसका ऊपर की तरफ काम कर रहा है, तो टेंशन का फोर्स कहाँ काम कर रहा है, ऊपर की तरफ। अब इसका मास है 6 kg, तो वेट कहाँ काम करता है, वर्टिकली डाउनवर्ड, इसको हम बोलते हैं mg। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, वेट का फॉर्मूला होता है। अब इस पे वेट कितना है, तो आंसर इसका मास कितना है, 6g। इस तरह से ये इसका क्या है, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड और टेंशन का फोर्स वर्टिकली अपवर्ड। ये इस सिस्टम में 2 फोर्स काम कर रहे हैं। अच्छा, अगर इस सिस्टम में 2 फोर्स काम कर रहे हैं और हमने देख लिया कि ये सिस्टम ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, अभी आपने बताया ये 6 kg है और ये कितना है, 8 kg है, तो ये सिस्टम कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो हमने एरो ऊपर लगा दिया। और कोई भी चीज में एक्सीलरेशन तभी आता है जब उसके पास नेट फोर्स लगता है। इसका मतलब इस सिस्टम में नेट फोर्स लग रहा है, इसलिए कहा जा रहा है ऊपर की तरफ। अच्छा, कैसे पता, तो आंसर है ये 6 kg कहाँ काम कर रहा है, नीचे की तरफ। टेंशन का फोर्स कहाँ कर रहा है, ऊपर की तरफ, तो ये कहा जा रहा है ऊपर। इसका मतलब T बड़ा है या ये बड़ा है, यस, टेंशन का फोर्स बड़ा है इसलिए तो ये ऊपर जा रहा है। तो कितने फोर्स से जा रहा है वो निकालिए, तो वो क्या निकालना है, नेट फोर्स। तो देखिए नेट फोर्स निकालने की 2 टेक्निक है। पहली टेक्निक सीखिए, T बड़ा है, हमने पहले T को लिखा, किससे बड़ा है, वेट पे, माइनस लगाया ना, ठीक है सर। अच्छा, अब ये इसका क्या है, नेट फोर्स है, क्या चीज होगा, नेट फोर्स। ये नेट फोर्स पर काम करता है और इस नेट फोर्स से लिखा जा रहा है ऊपर। अब देखिए E - 6g इक्वल टू, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो मास भी हमें उसी बॉडी का लेना है जिस बॉडी को हमने अपने सिस्टम में क्या किया, फ्री। इसका मास कितना है, 6, तो हम 6 लिखेंगे। या फिलहाल मैं फॉर्मूला देता हूँ ma, और ए के स्थान m के स्थान में क्या आ जाएगा, 6। तो ये हमको एक एक्वेशन देगा, क्या मिला बेटा हमको, ये एक्वेशन मिला। अब इस एक्वेशन से आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, एक ही, तो एक ही वैल्यू कितनी आएगी, तो आपने बताया T - 6g/, ठीक है, तो मैं तो इस तरह से हम इस सिस्टम में से एक बॉडी को फ्री करेंगे और उस पर लगने वाले जितने भी फोर्सेस होंगे उनको देखेंगे और उसका एक एक्वेशन बना लेंगे।
और उस इक्वेशन को बनाने के बाद हमको उसमें दो चीजें मिलेंगी, एक्सेलरेशन मिलेगा और एक टेंशन मिलेगा। और अब आपसे पूछा जा रहा है कि एक्सेलरेशन बताइए और टेंशन बताइए। तो अगर दो अननोन क्वांटिटी होती है तो हमको कितने एक्वेशन चाहिए होते हैं? दो। ठीक है, तभी तो हम उनको निकाल पाएंगे। ठीक है, ओके। एनीवे, ये आपको टेक्निक समझ आया, इस तरह से हमने किया। ठीक, अच्छा, इसी चीज को दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक्सप्रेशन हमको निकालना है। एक्सप्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन मास, फोर्स अपॉन मास। तो देखिए, इस बॉडी पर नेट फोर्स निकालेंगे। नेट फोर्स कैसे निकाला जाता है? ये बड़ा है या ये बड़ा है, ये आपको उसकी मोशन से पता चलेगा। अगर ये नीचे जा रहा है तो ये वेट बड़ा है, टेंशन छोटा है। ये ऊपर जा रहा है तो कौन बड़ा बेटा? यस, टेंशन बड़ा है। तो हम कैसे निकालेंगे? T माइनस यस 6G कर देंगे, समझ में आया आपको? और डिवाइडेड बाय मास। किसका मास? ये बॉडी तो ऊपर जा रही है, इसका मास। देखो वही चीज आ गई। भले आप ऐसे निकाल लीजिए, भले ही आप ऐसे निकाल लीजिए, दोनों सिचुएशन में आप क्या निकाल सकते हैं? उसका एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। समझ में आएगा? तो ये एक्सेलरेशन निकालने की टेक्निक है। अब अगली चीज आ गई है इसमें, टेंशन। तो टेंशन को हम कैसे निकालेंगे? तो पहले हम जानेंगे कि टेंशन का फोर्स क्या होता है। अब देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको पहले सीख लेनी है, फोर्स ऑफ टेंशन क्या होता है। ठीक है, ये एक नए तरह का फोर्स आपके सामने है, इसको समझिए किस तरह का फोर्स होता है। देखिए, हमने एक स्ट्रिंग को लिया, स्ट्रिंग पर जैसे वेट को लटकाएंगे उसमें टेंशन डेवलप हो जाता है। क्यों हो जाता है? तो उसका रीजन इस तरह से आप समझेंगे। देखिए, मान लीजिए ये स्ट्रिंग के मॉलिक्यूल्स है, 1 2 3 4 5 इस तरह से। ठीक है, अब ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ इंटरमोलिकुलर फोर्स के साथ अटैच रहते हैं और इनके बीच का डिस्टेंस होता है वो फिक्स होता है। मैं आपको डायग्राम बना कर समझाता हूं, ध्यान देना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि लॉज ऑफ मोशन को स्टडी करने के लिए ये फोर्स हमको बार बार क्वेश्चन कर सकता है। एक बार समझ लेंगे, ध्यान देखिए। अब ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में एक इंटरमोलिकुलर फोर्स है और वो फोर्स तब बनता है जब वो डिस्टेंस r0 से कम हो या ज्यादा हो। अभी ये सारे के सारे मॉलिक्यूल r0 डिस्टेंस पर हैं, दो मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस r0 इस तरह से नहीं होगा। अब हमने क्या किया? हमने यहाँ पर वेट लटका दिया। क्या लटका दिया बेटा? वेट। अब ये वेट भारी है तो ये क्या करेगा? ये इस मॉलिक्यूल को खींच लेगा। ऐसे लटकाया, ये खींच लिया तो ये जो r0 डिस्टेंस था, क्या अब r0 डिस्टेंस रहा? आंसर नो। तो ये r0 डिस्टेंस बढ़ गया। जैसे r0 डिस्टेंस बढ़ जाएगा क्या हो जाएगा? r0 डिस्टेंस बढ़ जाएगा। देखिए, ऐसे r0 डिस्टेंस बढ़ गया तो ये मॉलिक्यूल क्या चाहता है? r0 डिस्टेंस मत बढ़े, तो ये वाला मॉलिक्यूल इसको कहाँ खींचेगा? ऊपर की तरफ। ठीक है ना? फिर तो समझिए, ध्यान से देखिए। पहले ये मॉलिक्यूल ऐसे थे, दिखता है सबको। हमने वेट लटकाया, वेट इस मॉलिक्यूल को खींच कर ले गया। पहले कितना डिस्टेंस था? r0। अब इसने खींच लिया तो ये मॉलिक्यूल क्या चाहता है? यस, r0 डिस्टेंस पर रहना चाहता है। तो ये क्या करेगा? इस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, नीचे की तरफ। नीचे तो वेट खींच ले गया, यस, तो ये फोर्स लगा ऊपर की तरफ। अब ये मॉलिक्यूल इसको बचाने के लिए ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, लेकिन ये वेट इतना ज्यादा कि इसको भी खींच ले जाता है। तो अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ गया तो ये कहाँ खींचेगा? इसको ऊपर। फिर ऐसे ही ये इसको खींच ले गया तो इनके बीच का भी r0 डिस्टेंस बढ़ गया। ये इसको कौन खींचेगा? ये। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि इनके बीच में एक फोर्स डेवलप होते चला जा रहा है और उस फोर्स की डायरेक्शन बताइए। तो आंसर उस फोर्स की डायरेक्शन है, यहाँ कॉन्टेक्ट है उसके अपोजिट। इसको नीचे खींचा ना, तो ये वाला मॉलिक्यूल कहाँ खींचा? नीचे या ऊपर? ऊपर बेटा। इसको इसमें हमने वेट लटकाया, इनका डिस्टेंस बढ़ा तो ये मॉलिक्यूल इसको बचाने के लिए कहाँ खींचेगा? ऊपर। तो यहाँ पर टेंशन की डायरेक्शन कहाँ डेवलप हुई? यस, ऊपर। तो याद रखिए, यहाँ टेंशन ऊपर की तरफ आएगा। ठीक, अब इसको हमने क्या किया है? यहाँ पर एक रूप से कनेक्ट करके रखा हुआ है। ठीक है, अब जब हम वेट लटकाते हैं तो ये वेट इस रस्सी को खींचना चाहता है और ये रूप में यहाँ पर कनेक्ट है, तो क्या होगा? तो ये होगा, ये रूप इसको ऊपर की तरफ खींचेगी। तो इस मॉलिक्यूल को रूप ने कहा खींच लिया? ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर जो r0 डिस्टेंस था वो चेंज हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो अब ये ऊपर खींचेगा तो ये क्या चाहता है? नीचे की तरफ है। तो इस लोकेशन पर टेंशन का फोर्स कहाँ डेवलप होगा? नीचे।
तो अब दोनों सिचुएशन में देखिए, यहाँ वेट लटका है, वहां टेंशन का फोर्स ऊपर की तरफ है, और यहाँ वो ज्वाइंट है, वहां पर टेंशन का फोर्स है नीचे। तो इसका मतलब हमको ये बात समझ में आना चाहिए कि टेंशन का फोर्स यहाँ पर कांटेक्ट होता है, वहां होता है, बट उल्टी डायरेक्शन में होता है। ये बस सोचना कि यहाँ नहीं है, ये बिल्कुल ही मत सोचना कि यहाँ नहीं है, तो आंसर यहाँ पर भी फोर्स है, हर जगह है, हर मॉलिक्यूल के अंदर फोर्स है, तभी तो ये टेंशन यहाँ पर ट्रांसफर हुआ है। अदरवाइज यहाँ पर टेंशन कैसे आता है? अगर हम इसको बांधते नहीं, और जैसे एक रस्सी, आप नॉर्मली एग्जाम्पल लीजिए, एक रस्सी को हमने यहाँ पर बांध दिया, बस छोड़ दिए, कोई टेंशन है? अंदर नो टेंशन। तो टेंशन पूरी स्ट्रिंग में कब डेवलप होगा? जब आप उसको दूसरी बॉडी में भी बांध दोगे और फिर उसको फोर्स लगाओ। तो जितना फोर्स यहाँ पर लगाया, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन डेवलप हुआ, और वो पूरा टेंशन मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल कहाँ ट्रांसफर हो गया? यस, पूरी स्ट्रिंग में ट्रांसफर हो गया, और वो दूसरी बॉडी को पहुंच गया। तो वो उस बॉडी को खींचेगा तो वो कौन होगा की तरफ खींचेगा। तो इस तरह से यहाँ पर कांटेक्ट होता है, वहां पर टेंशन डायरेक्शन कैसी होती है बेटा? अपोजिट। क्लियर हो गया? ठीक है, इसे बोलते हैं फोर्स ऑफ टेंशन। अब दो चार बातें इसके बारे में लिख लेते हैं। टेंशन इज स्प्रेड ऑल ओवर स्ट्रिंग। दूसरा, द डायरेक्शन ऑफ force of tension, force of tension is opposite to the applied force at point of contact. ठीक है बेटा? The direction of force of tension is opposite to the applied force, जो हमने लगाया। एक फोर्स यहाँ से लग रहा है, और ये फोर्स के कारण लूप ने भी फोर्स लगा दिया, तो यहाँ पर फोर्स होगा, वहां पर अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन की डायरेक्शन होती है। तीसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन वन स्ट्रिंग, फोर्स ऑफ टेंशन, force of tension has same value at every point, every point of contact, point of ओके। तो अगर आपके पास एक अकेली स्ट्रिंग है, तो उस स्ट्रिंग में इस लोकेशन पे जितना टेंशन डेवलप हुआ है, दूसरी लोकेशन पे भी उतना ही टेंशन। जैसे मैंने एक आदमी से बोला, ये मैं रस्सी को यहाँ करता हूँ, जब वहां पर पकड़ना, और यहाँ से मैंने उसको फोर्स लगाया 50 न्यूटन। तो बताइए उस आदमी के हाथ में रस्सी कितना लगा रही होगी? 50 न्यूटन। तो वो आदमी कितने फोर्स से खींचेगा? 50 से खींचेगा। तो टेंशन कितना डेवलप हुआ उस कॉर्नर पर? 50। यहाँ कितना डेवलप हुआ? मैंने फोर्स इधर लगाया, तो टेंशन था नहीं। बात फिर से देखिए डायग्राम के बेसिस पर, यहाँ फोर्स, अप्लाइड फोर्स हमने लगाया 50 न्यूटन, और इस कोने पर भी कितना लगेगा? 50 न्यूटन। टेंशन की डायरेक्शन दिस वे एंड दिस वे, अपोजिट। यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होना है, उसकी अपोजिट डायरेक्शन होती है टेंशन की डायरेक्शन, ठीक है। और इस पॉइंट के बेसिस पर आप उसका खतरनाक सा एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, और उसमें देखिए क्या हो रहा है। इधर देखिए, ये एक पुली कनेक्टेड है यहाँ पर, और यहाँ पर एक पुली और कनेक्टेड है। ओके, इधर देखिए यहाँ पे लटका है 3 kg या 5 kg या 6 kg, इस तरह से ये एग्जाम्पल बना हुआ है। बट हमने क्या देखा है, देखिए ये वेट इसको कहाँ खींचेगा बेटा? नीचे की तरफ। तो टेंशन कहाँ डेवलप होगा? यहाँ, ठीक है। अच्छा, अब इस वेट के कारण ये टेंशन पूरी स्ट्रिंग में जाता है, तो पुलिस को कहाँ खींचती है? ऊपर। तो टेंशन कहाँ डेवलप होगा? नीचे। नीचे
यहाँ कांटेक्ट होगा उसकी अपनी डायरेक्शन। इसी तरह से देखिए, अब ये ऐसे गया, अब ये इसको इधर की तरफ खींच रहा है, वेट नीचे खींच रहा है, तो टेंशन ऊपर, यहाँ टेंशन अपोजिट, ये इधर टेंशन, इस तरह से टेंशन टेंशन। अब आप देख लीजिए, अब आप देखिए यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, वहां पर टेंशन की डायरेक्शन अटैक फोर्स की अपोजिट है। ये इसको नीचे की तरफ खींच रहा है, इसकी टेंशन ऊपर। ओके, इस वेट के कारण इस स्प्रिंग में नीचे जाना चाहता तो ये पुली का खींचते इसको ऊपर, तो टेंशन की डायरेक्शन ऊपर की तरफ। तो अब ये जितना टेंशन यहाँ पर है उतना ही यहाँ पर है, ठीक है, और इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो नेट फोर्स कितना यहाँ पर? जीरो जीरो जीरो। तो ये जोड़ियां बनती है। दूसरी चीज समझिए, इसमें कितने स्ट्रिंग यूज किए गए हैं? ओनली वन। इसलिए जितना टेंशन यहाँ होगा उतना यहाँ होगा, उतना यहाँ होगा, उतना यहाँ होगा, तभी तो ये नेट फोर्स कितना हो रहा है? जीरो। किसका? टेंशन। समझ आई बात? तो ये होता है फोर्स ऑफ टेंशन। इसको नोट करना। सिंपल पुली एग्जाम्पल देखिए, हाँ जी, इधर ध्यान दीजिए सभी लोग। एक सिंपल पुली है, एक ही पुली यूज कर रहे हैं, तो इसका मास M1 है, इसका मास M2 है। ये ऊपर नीचे कब जाएगा? तो आंसर है इसमें से एक का मास बड़ा होना चाहिए, एक का छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर M2 बड़ा है किससे? M1। और हमको ये केवल भी होगा, तो ये केवल 1 ठीक है। अच्छा, एक तो ये चलो ठीक है, ये सिचुएशन हो गई थी। केवल में क्या है हमको? M1 M2 हमको केवल है, ये केवल क्वांटिटी। दूसरी चीज अब देखिए जरा, ये छोटा है, ये बड़ा है, ठीक, तो और ये स्ट्रिंग से कनेक्ट हो, कितनी स्ट्रिंग है छोटा? एक स्ट्रिंग, एक। तो जितना टेंशन यहाँ होगा उतना ही टेंशन यहाँ होगा, तो टेंशन की सेम वैल्यू है, ठीक। अच्छा, अब देखिए इसका मान M2 है, तो ये अपने वेट के कारण जाना चाहती है बेटा नीचे की तरफ, तो इसका वेट कितना? M2G। इसका वेट भी वर्टिकली डाउन कितना? M1G, ठीक है। अच्छा, ये भारी होता है, ये हल्का होता है, तो इसमें एक नेट फोर्स बन जाता है, उसके कारण चलना स्टार्ट कर देता है, तो इसमें एक्सेलरेशन आ गया। तो ये कहाँ जाना चाहता है? इसका ऊपर की तरफ। कितने एक्सेलरेशन थे? ये कहाँ जाना चाहता है? नीचे की तरफ। कितने एक्सेलरेशन थे? एक। क्योंकि एक ही सिस्टम है तो पूरे सिस्टम में एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसी होगी? सेम। एक ही स्ट्रिंग है तो पूरे सिस्टम में टेंशन की वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए? सेम। और वो टेंशन की डायरेक्शन अभी आपको बताइए, यहाँ एम का इनपुट लग रहा है, वहाँ टेंशन की डायरेक्शन कहाँ होती है? अपोजिट। तो ये टेंशन की डायरेक्शन ऊपर की तरफ। यहाँ पर बताइए, यस, ऊपर की डायरेक्शन होता है। समझ में आया? तो हमको दो चीजें निकालनी है, इस सिस्टम का ए बताइए और इस सिस्टम का बी बताइए। अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछ रहा हूँ, M2 कहाँ जा रहा है? नीचे। M1 कहाँ जा रहा है? ऊपर। M2 नीचे और M1 ऊपर, ठीक। अच्छा, अब मैंने क्या किया, ये M2 को लिया, तो M2 कहाँ जा रहा है? नीचे की तरफ मान लीजिए, और ये स्प्रिंग से कौन बना है? M1। जिस डायरेक्शन में M2 जाएगा उसी में जाना है, तो ये M2 जा रहा है, M1 जा रहा है। फिर से आपने मुझे बताया कि M2 नीचे जा रहा है, M1 ऊपर जा रहा है। अब मैंने स्ट्रिंग को ऐसे कर दिया, सीधा कर दिया, तो M2 कहाँ जा रहा है? M1 कहाँ जा रहा है? इसके पीछे। पर इस केस में क्या हो रहा है? M2 नीचे, M1 ऊपर। बट इस केस में कैसा हो रहा है? सीधा जा रहा है। तो ऐसी कंफ्यूजन क्यों हो रही है? तो आंसर है यस, पुली होती ही कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए। तो पुली की वजह से आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये ऊपर जा रहा है, नीचे, लेकिन एक्चुअल में जहाँ पर वो सामने है, ठीक है। तो इस तरह से पुली लगाने से ये कंफ्यूजन आ सकती है। एनीवे, चलिए अब हमको एक्सेलरेशन निकालना है और टेंशन निकालना है। कितने इक्वेशन चाहिए? दो अननोन क्वांटिटी है, तो कितने इक्वेशन चाहिए बेटा? 2 इक्वेशन चाहिए, और वो इक्वेशन हमको बनाना चाहिए। तो उस इक्वेशन बनाने के लिए अभी मैंने आपको बताया था फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम में सबसे पहले हम इस सिस्टम का एक हिस्सा लेंगे, बस ना पुली को देखेंगे ना इसको देखेंगे, केवल उसी हिस्से को देखेंगे, तो हम उसको साइड कर लेंगे। तो टेक्निक क्या है? सबसे पहले आप क्या बनाओगे? एक गोला बनाओगे यहाँ पर। अभी आपको प्रैक्टिस नहीं है तो आप गोला बना सकते हो, या अच्छे से इसको बाहर निकाल कर सॉल्व कर सकते हो।
एक बार जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो ना आपको बाहर निकालने की जरूरत पड़ेगी, ना गोले लगाने की जरूरत पड़ेगी, यहीं पे आप सॉल्व करके खेल कर जाओगे। लेकिन अभी प्रैक्टिस नहीं है तो अभी मैं इसको बाहर निकालूंगा। तो इसको मैंने बाहर निकाला, ठीक है। तो पहली कैलकुलेशन मैं किसके लिए कर रहा हूँ, फॉर M2। कौन से मास के लिए कर रहा हूँ, M2। तो इसको मैंने बाहर निकाल दिया। फ्री बॉडी डायग्राम की स्पेसिफिसिटी क्या है, एक बार जब आपने उसको सिस्टम से आउट कर दिया तो केवल आपको उसी बॉडी को देखना है, आजू बाजू क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं समझेगा। अब इस बॉडी पर, इस बॉडी का मास कितना है बेटा, M2। इसका वेट कहाँ काम कर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड, कितना, M2G। फोर्स ऑफ टेंशन कहाँ है, ऊपर की तरफ। तो इस पर कितने फोर्स काम कर रहे हैं, 2। M2G नीचे की तरफ, टेंशन का फोर्स ऊपर की तरफ। अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो वो खड़ा रहेगा, बट हम क्या देख रहे हैं, ये भारी होने के कारण इसमें एक्सेलरेशन आ गया, तो इसका मतलब इस सिस्टम पे एक नेट फोर्स काम कर रहा है, और उस नेट फोर्स के कारण ये कहाँ जा रहा है बेटा, नीचे की तरफ जा रहा है। कितने एक्सेलरेशन पे, G से या A से। अब एक चीज और समझ लीजिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, ये हमने एक बॉडी ली, इस बॉडी का माप है मान लीजिए M, और इसको हमने फ्रीली ड्रॉप कर दिया, फ्रीली छोड़ दिया, फ्री फॉलिंग। जब किसी बॉडी को आप M मास की बॉडी को फ्री फॉल कराते हो तो वो जब नीचे की तरफ गिरती है तो वो कितने एक्सेलरेशन से गिरती है, तो आंसर है A=G। उस समय उस पर जो एक्सेलरेशन अर्थ के कारण काम कर रहा होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, G। बट इस केस में एक्सेलरेशन की वैल्यू G नहीं है। क्यों नहीं है, तो उसका रीजन ये होगा क्योंकि इस पर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है वेट, और टेंशन का फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ। तो इस कारण की वजह से इसमें से एक फोर्स बड़ा है, एक फोर्स छोटा है, उसके कारण की वजह से इसमें एक नेट फोर्स काम कर रहा है, और उस नेट फोर्स की वैल्यू में जो एक्सेलरेशन आता है वो G के बराबर नहीं। और अगर आप फ्रीली छोड़ दोगे तो अभी जो बॉडी में एक्सेलरेशन आएगा वो A की वैल्यू किसके बराबर है, G के बराबर है। बट इस केस में ऐसा नहीं है। फिर से समझिए, जब बॉडी फ्री फॉल होती है तब A की वैल्यू G के बराबर होती है, और इसमें हमको दिखता है इस बॉडी का फ्री फॉल मोशन नहीं है क्योंकि ये रस्सी के द्वारा इससे कनेक्ट है, कनेक्टेड मोशन है। तो यहाँ पर ये फ्री फॉल नहीं गिर रही है, इसलिए ये जो A की वैल्यू होगी वो G के बराबर नहीं है। क्लियर हो गया। तो G के बराबर कब मानते हैं, जब बॉडी को फ्रीली छोड़ते हैं। क्लियर है, ठीक। अच्छा, अब इस पर आइए, ये बॉडी नीचे जा रही है तो ऊपर जा रही है, ठीक। तो आपने बताया कि ये भारी है, ये हल्का है, तो ऑब्वियसली ये नीचे जाएगी, ठीक। तो कौन बड़ा है इसमें, M2G बड़ा है या ये, यस। तो इक्वेशन हमको क्या मिलने वाला है, तो आंसर है M2G माइनस T, ओके, इक्वल टू नेट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसका मास कितना है और एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर समझ में आया। तो इस तरह से हमने इसका फर्स्ट इक्वेशन बना दिया। देख लीजिए आ रहा है, ओके। अब इधर ध्यान दीजिए, इसी तरह से सेकंड इक्वेशन हम बनाएंगे। तो इसको भी हम अपने डायग्राम से आउट करेंगे। तो M1 की कैलकुलेशन हमको कर दी है, इस बॉडी को मैं यहाँ बनाया, इसका वेट कहाँ काम कर रहा है बेटा, नीचे की तरफ, M1G। फोर्स ऑफ टेंशन अपोजिट डायरेक्शन में होता है, T। अब ये बॉडी नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है या खड़ी है, तो आंसर है ऊपर जा रही है, तो इसमें नेट फोर्स काम कर रहा है कहाँ की तरफ, ऊपर की तरफ। तो ये ऐसे आ जाएगा ऊपर। अच्छा, चलिए, तो इसकी इक्वेशन बनाइए। कौन बड़ा है, T बड़ा है या M1G? अगर M1G बड़ा हो तो ये नीचे जाती, यस, ये बड़ा T माइनस M1G। ये क्या है, नेट फोर्स है। नेट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका मास कितना है, M1, और इसमें एक्सेलरेशन कितना डेवलप हुआ, A। तो नई बात याद रखिए, ट्रेन का एक डब्बा जितने एक्सेलरेशन से चलेगा उसके साथ जितने भी डब्बे कनेक्ट है कितने एक्सेलरेशन से चलेंगे। ट्रेन का इंजन भाग रहा है, इसलिए जितने से ये भागेगा उतनी एक्सेलरेशन चलेगा। इसलिए यहाँ पर A की वैल्यू दोनों में कैसी है, सेम। तो ये इक्वेशन कितने आ गए आपके, और आपको कितनी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो जितनी वैल्यू आपको निकालनी होगी उतनी आपको इक्वेशन बनाने पड़ेंगे, और बनाने की टेक्निक क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम। क्लियर हुआ। चलिए, अब हमको इनको सॉल्व करना है और आंसर निकालना है। तो पहला आप क्या काम कर सकते हो, इनको आप ऐड कर लो।
1/2 ऐड करोगे तो टी को एलिमिनेट कर दोगे, टी कैंसिल हो जाएगा, तो किसकी वैल्यू आएगी? ए की। तो आपने ए की वैल्यू निकालना है, तो बताइए ए की वैल्यू कितनी है और टी की वैल्यू कितनी है। जब आप ए की वैल्यू निकाल लोगे और उस ए की वैल्यू को चाहे आप फर्स्ट में रख दो या सेकंड में, की वैल्यू आ जाएगी टी की। निकाल के बताइए। तो अभी आपने सॉल्व किया और सॉल्व करके ए की वैल्यू निकाली, m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 g, और टी की वैल्यू निकाली। तो जब आप इसकी वैल्यू निकाल रहे होते हैं तो आपको m की जो टर्म्स होती है उसको एक ब्रैकेट में रखना है और g को साइड में रखना है, दोनों केसेस का आपको ये करना है, ठीक है। अगर आपको एक मार्क्स गिवन है तो आप इसको वैल्यू रखकर इसको सॉल्व करके आप कैलकुलेशन और समझ में आया। तो ये करेक्टेड मोशन का एक सिंपल सा एग्जांपल था किसका? तरीका। क्लियर हुआ? और इसको किसके बेसिस पे करना है? फ्री बॉडी डायग्राम। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आइए इधर क्या दीजिए, नेक्स्ट एग्जांपल करेक्टेड मोशन का। इसमें एक ट्रेन है, ठीक है, ये उसके बॉगीज है, 3 बॉगीज लगे हुए हैं, यहाँ पर ट्रेन फोर्स लगाती है और ये जितने भी बॉगीज है एक स्ट्रिंग के द्वारा या कनेक्टेड किसी माध्यम से ये कनेक्ट है। तो ये करेक्टेड मोशन का एक एग्जांपल बनता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस ट्रेन में इस बॉगी के बीच में जो स्ट्रिंग लगी हुई है उनके बीच में कितना टेंशन है वो आपको निकालना है, और ये पूरा का पूरा सिस्टम कितने एक्सलेशन से जा रहा है वो आपको निकालना है, ठीक। अच्छा, पहले एक चीज को डिस्कस कर लेते हैं। ये टेंशन सब में एक जैसा होगा कि अलग अलग होगा? एक जैसा। कैसे पता एक जैसा होगा? इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इसका मास m3 है। तो आंसर है ये स्ट्रिंग अलग है, ये स्ट्रिंग अलग है, ये स्ट्रिंग अलग है। और अभी आपको बताया एक सिंगल स्ट्रिंग के लिए टेंशन की वैल्यू कैसी होती है। ओके, अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कैसे। ये टी कितने मास को खींच रहा है? m1 को, m2 को, m3 को, या उस डब्बे को? ओनली m1 को खींच रहा है। तो ये टेंशन कितना? अब ये वाला टी किसको खींच रहा है? m2 को प्लस m1 को। तो इस टी के लिए 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी है, m1 को भी खींच रहा है और m2 को। तो वही हुआ कि यस। अब इसके बारे में बता दीजिए, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इसको भी खींचना है, इसको भी खींचना है, इसको भी खींचना है। तो यस, तो ये कितना होगा? T3। तो इस तरह से ये टेंशन यहाँ पर कैसा होना है? अलग अलग होना है। तो हमको T1, T2 और T1 या फिर से T1, T2 और T3 की क्या निकालनी है? वो वैल्यू निकालनी है। अगली चीज, अब ये इंजन चल रहा है कुछ एक्सेलरेशन से, वो एक्सेलरेशन सबका एक ही होगा कि अलग अलग होगा? एक ही होगा। तो आंसर है, अभी एग्जांपल दिया कि इंजन जिस स्पीड से चलेगा W2 जिस स्पीड से चलेगा, तो पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना होगा? सेम। तो यहाँ पर ए सेम है पर टेंशन कैसा है? डिफरेंट है। ओके, तो पहली कैलकुलेशन हम किसकी करेंगे? एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताइए। फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स अपॉन मास ऑफ सिस्टम, क्योंकि पूरा सिस्टम है ना, तो हम क्या लेंगे? मास ऑफ सिस्टम। फोर्स कितना लग रहा है? केवल F। वही F इस टेंशन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब मास ऑफ सिस्टम कितना है? m1 m2 प्लस m3। तो ये क्या आ गया हमारा? सिस्टम का एक्सेलरेशन आ गया पूरे सिस्टम का, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है? टेंशन। कैसे निकालोगे? तो फिर से वही मेथड अप्लाई करना है, फ्री बॉडी डायग्राम। तो पहले कहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। चलो इसको लेते हैं, तो इसको हम इस डायग्राम से अलग कर देंगे। तो इस बॉगी को हमने यहां बनाया। अब देखिए इसका मास कितना है बेटा? m1। इस पर कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं? इस डायरेक्शन में कितना फोर्स काम कर रहा है? T1। ओके बेटा, इस डायरेक्शन में कितना फोर्स काम कर रहा है? 0। कोई डब्बा ही नहीं है उसको खींचेगा, तो यही T1 इसका नेट फोर्स बन जाएगा। तो यहाँ पर T1 की वैल्यू कितनी? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना बेटा? चल कितनी एक्सेलरेशन दे रहा है? A से। समझ में आया? तो T1 की वैल्यू कितनी आ गई?
m1 और एप्लीकेशन की वैल्यू आपको लिखी है, लिख देते हैं यहाँ पर m1 प्लस m2 प्लस m3 मल्टीप्लाई, समझ गए, एक ही वैल्यू रखी है। अब निकालते हैं केस सेकेंड। तो अब आपको केवल इसी का ही फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। चलिए हो जाइए स्टार्ट। यहाँ पर इधर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है बेटा? T2। पीछे की तरफ कितना लग रहा है? T1। देखो ना, ठीक है, ओके। इसका मास कितना है? M2। बड़ा कौन है, छोटा कौन है? इधर जा रहा है तो T2 बड़ा है, किससे? T1 से। ये क्या है? नेट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है इसका? M2। एक बार फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया, दूसरों के मास नहीं देखने, उसी बॉडी का मास देखना। कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है बेटा? तो हमें हमको क्या निकालना है? T2। तो T1 को कहाँ ले जाएंगे हम बेटा? वहां पर ले जाएंगे, तो ये कैसा हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। अब हम T1 की ये वाली वैल्यू रख देते हैं। अगर मैं T1 की ये वाली वैल्यू रखूंगा तो इसमें से A है और इसमें भी है, तो एक कॉमन है, कॉमन आ जाएगा। समझ में आई बात? बाहर कितना निकला? एक, और एक ही वैल्यू मेरे रख दो। F अपन कितना हो गया? M1 प्लस M2 प्लस M। अब इस केस को सॉल्व करने के बाद जब हमने ये वाला केस सॉल्व किया तो हमको एक सिमेट्री मिली। क्या सिमेट्री मिली? कि यहाँ M1 चल रहा था जब अकेला मास था, अब यहाँ पर M1 प्लस M2 है और सेम। अब आप समझ गए, तीसरा निकालोगे तो क्या होगा? M1 प्लस M2 प्लस M3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 कैंसिल होगा तो कितना आया? तो लास्ट केस में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप वैसे समझ गए। तो यहाँ पर T3 की वैल्यू कितनी बराबर होगी? F, और यही F हम लगा रहे थे खींचने के लिए, कोई कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से आप फ्री बॉडी डायग्राम की हेल्प लेकर इस तरह का इसको सॉल्व कर पाएंगे। ओके, इसका एक एग्जांपल और देखिए, इलेक्ट्रिक मोशन का एक तीसरा एग्जांपल देखें। यहाँ पे हमने क्या, इसमें 3 बॉक्स रखे, M1 M2 और M3 और आपस में कनेक्टेड है। यहाँ से हमने पुट कराया इस पर F, इतना पुट कराया F। अब ये फोर्स इसमें ट्रांसफर होकर इसको मिलता है और ये इस पर लगाता है। तो इस वाले ब्लॉक में इस पर पुट कराया F1, फिर ये वाला पुट इसमें ट्रांसफर हुआ और फिर इसमें इस वाले ब्लॉक में इस पर पुट कराया F। अब आगे कुछ नहीं है तो वो टिकट लगाएगा, चलना स्टार्ट कर देता है। कितने ऐसे से चलेगी स्टार्ट करके? वेरी गुड, ये चीज तो बहुत कॉमन है, आनी चाहिए। सब कैसे क्या है? तो एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम आप निकाल लोगे कि एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, फोर्स कितना लगाया था बेटा सिस्टम पर? F। वही तो प्रोवाइड हुआ था पूरे बॉडी पर, तो मेन फोर्स F। मास कितना है? M1 M2 प्लस M3, ठीक है बेटा, ये आ गया। अब हम निकालना चाहते हैं F2 F1 कितना, तो हम कैसे निकालेंगे? तो चलिए F2 निकालते हैं और फोर्स निकालना है। क्या निकालना है बेटा? फोर्स, ठीक है। F2 फोर्स किस पर लग रहा है? ब्लॉक 3 पर या बॉक्स 3 पर। F2 फोर्स किस पर लग रहा है? हाँ, तो हम क्या लिखेंगे? फोर्स बाय सेकेंड ऑन थर्ड ब्लॉक। अब इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स किस पे लग रहा है? थर्ड ब्लॉक पर। लगा कौन रहा है? सेकेंड ब्लॉक। फोर्स का फॉर्मूला बताइए, मास इनटू एक्सेलरेशन। किस पर लग रहा है? तो M3 आएगा। एक्सेलरेशन सेम है, तो क्या बना? M3 डिवाइडेड बाय दिस M1। समझ में आया? चलिए, अगर आपको ये सिचुएशन समझ में आ गई तो अब मेरे को इसकी बताइए। F1 फोर्स किस पे लग रहा है? यस, बताइए। फोर्स बाय 1 ऑन
सेकेंड एंड थर्ड, सही है ना? चलिए ओके, तो ये एप्पल फूड इस पर भी लग रहा है और इस पर भी लग रहा है, तभी तो इसको कितना मिला, F2 मिला ना। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे, इस पर लग रहा है एप्पल वाला, ठीक है। तो M2 प्लस M3 मल्टीप्लाई A, तो यहाँ पर आ जाएगा A की वैल्यू रख देंगे, M2 प्लस M3 अपॉन M1 प्लस M3 मल्टीप्लाई M। तो इस तरह से इसमें भी कोई सिचुएशन है, ऐड होते चले जाएंगे, जितने भी क्या आ जाएंगे लॉग, ठीक है भाई। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल जो आपने इस क्लास में देखे कनेक्टेड हो सकते हैं, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं तो नेक्स्ट क्लास में।